हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो एक विशेष श्रृंखला चला रहे हैं आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए, उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आज का जो लेक्चर है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नाउ फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं आप लोगों को जो है उन ऑप्शंस पर आधारित प्रश्न भी कराऊंगा जो क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जाम के अंदर में। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से हमारे क्वेश्चंस की तरफ में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स एक बहुत ही सुंदर सा कोट आप लोगों के लिए, स्टार्ट बाय डूइंग व्हाट्स नेसेसरी, देन डू व्हाट्स पॉसिबल, एंड सडनली यू आर डूइंग इम्पॉसिबल। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या करना है, जो जरूरी चीजें वो करना स्टार्ट करो, ठीक है। डू व्हाट इज पॉसिबल, जो पॉसिबल है वो करना स्टार्ट करो, और आपको एक दिन ये एहसास होगा कि आप वो चीज करने लगे हो जो आपको लगता था कि इम्पॉसिबल है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको लगता है कि सर हम जो है टॉप कर पाएंगे, क्या क्या टॉप 10 में आ पाएंगे, क्या टॉप 100 में आ पाएंगे क्या? बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत सिंपल सा तरीका है। जो जरूरी चीजें हैं वो करो। क्या जरूरी है? पढ़ना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है। जो पॉसिबल है वो करो। क्या ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। हर वो चीज जो पॉसिबल है वो करो। आप पढ़ सकते हो, टीचिंग परीक्षा ऐप के अंदर में इतने सारे कंटेंट दिया हुआ है, ठीक है। पॉसिबल है उसको करना, पॉसिबल जो जो चीजें है वो करो। सडनली आपको रियलाइज होगा कि जो आपको इंपॉसिबल लगता था कि आप लोग टॉप कर सकते हो, यानी आप लोग जो टॉप के अंदर में होंगे, टॉप 100 के अंदर में, मैं टीचिंग परीक्षा के हर एक स्टूडेंट को टॉप 100 के अंदर में देखना चाहता हूँ। एग्री करते हो तो हाथ ऊपर करके जल्दी से जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में मुझे बता देंगे कि जी सर एग्री करते हैं, और पूरी जान लगा देंगे इस चीज को हासिल करने के लिए, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं देखिए आप लोगों को पहला क्वेश्चन, और मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन के ऊपर में बेस्ड में एक और क्वेश्चन आप लोगों का लेने वाला हूं, प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसी के ऊपर में आधारित रहेगा वो, इसके एक्सप्लेनेशन पर बेस्ड। तो पूरा लेक्चर ध्यान से देखिएगा जरूर, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व, ठीक है, राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे? ये 70वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, 70th बीपीएससी के अंदर में, ठीक है। मतलब बीपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से। तो भाई कौन थे? अब यहां पर मैं आप लोग देख सकते हो इस पर्टिकुलर इसके अंदर में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया। आप लोग देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट नाम का चैप्टर, ठीक है, टीचिंग परीक्षा का बीपीएससी टीआरई 4.0 की बैच, ठीक है, ऐप के ऊपर में। और क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति ने लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रेसिडेंट ऑल्सो सर्व्ड एज स्पीकर ऑफ, ठीक है, लोकसभा, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी, देखिए ऐप के अंदर की क्लास है ये जो पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ये दिखा रहा हूं जो मैं आपको, और ये 70वीं बीपीएससी का क्वेश्चन आप लोगों का जो आप लोगों ने देखा। 1977 से 1982 के बीच में ये राष्ट्रपति रहे, अनअपोज्ड जीते थे, किसी भी यूनानिमसली जीते थे। आप देख सकते हो यहाँ पर भी यूनानिमसली जीते थे, मतलब निर्विरोध जीते थे, कि कोई उनके विरोध के अंदर में नहीं खड़ा था, यूनानिमसली जीते थे। ये भी अगर आप लोगों से आगे पूछ लिया जाए तो आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक क्वेश्चन लगा भी दे, वो आप लोगों का एक और क्वेश्चन हो जाएगा। वैसे मैंने और क्वेश्चन लगाए आप लोगों के लिए इसके अंदर में। तो राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष रहते, ठीक है, आप लोगों के कौन? नीलम संजीव रेड्डी, ये याद रखना आप लोगों ने फ्रेंड्स, नीलम संजीव रेड्डी। 70वीं बीपीएससी का क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। नीलम संजीव रेड्डी 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे, ठीक है। 1977 के अंदर में जनता पार्टी की जब सरकार बनी उस समय में ये बने थे। ये जाकिर हुसैन से ऑलरेडी हार चुके थे 1969 के अंदर में, बट बाद में 1977 का जब चुनाव हुआ तब वो जीते, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे। इसके अलावा जो है मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहता हूं, ठीक है, इस इन ऑप्शंस के आधार के ऊपर में। जैसे वीवी गिरी है, वीवी गिरी के बारे में जो है फ्रेंड्स एक चीज आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि वीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है हमारे भारत के जो के इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे। ना तो वो कांग्रेस के तरफ से खड़े हुए थे, ना ही वो कोई और दूसरी जो पार्टी सी कम्युनिस्ट पार्टी उस समय की उसके तरफ से खड़े हुए थे, ठीक है। बीजेपी का तो जन्म ही नहीं हुआ था उस समय में, ठीक है, बीजेपी का तो जन्म ही नहीं हुआ उस समय में, ठीक है। तो जो उस समय के जनसंघ था ना उसके तरफ से थे ना किसी के तरफ से, इंडिपेंडेंट खड़े हुए और जीत गए, ठीक है, वीवी गिरी। तो एकमात्र जो इंडिपेंडेंटली जीत गए, इंडिपेंडेंट, ठीक है, मतलब कोई और किसी भी पार्टी की तरफ से पर्चा नहीं भरा था उन्होंने, इंडिपेंडेंट खड़े होकर जीत गए, वीवी गिरी। तो इंडिपेंडेंटली जो है वो लोग राष्ट्रपति का चुनाव जीतने वाले राष्ट्रपति हमारे वीवी गिरी, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति जो सर्वसम्मति से चुने गए थे, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से आ जाए तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? एकदम स्पीड में आप लोग आंसर कर दीजिए जल्दी जल्दी से। सर्वसम्मति का मतलब होता है यूनानिमसली, निर्विरोध चुने गए, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी, बाबू राजेंद्र प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, प्रणब मुखर्जी, नन ऑफ दी अबव।
बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा आप लोगों का। आंसर कमेंट के अंदर में एकदम स्पीड में आ जाना चाहिए। 1600 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर मैं देख रहे हैं फ्रेंड्स। 1000 प्लस लाइक्स आप लोगों ने कर दिया है केवल और केवल जो है कितना मिनट हुआ है आप लोगों का, ठीक है 5 मिनट के अंदर में 1600 प्लस बच्चे यहाँ पर में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो भारत के राष्ट्रपति जो सर्वसम्मति से चुने गए, ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी, ये याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए एक क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, ये क्वेश्चन अब एग्जामिनर की नजर में आ चुका है। इसको फुल फॉर्म को एक बार याद रख लो, हमेशा के लिए आप लोगों का एक एसेट क्वेश्चन बन के रह जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। एसेट क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर में जो CGTMSE है आप लोगों का, ठीक है, ये है क्रेडिट गारंटी फंड, ठीक है। क्रेडिट गारंटी फंड का एक ट्रस्ट बनाया गया है। क्रेडिट गारंटी फंड का एक ट्रस्ट है, किसके लिए? माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट है, तो देखो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट यहां पर में भी दिया हुआ है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट यहां पर में भी दिया हुआ है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट यहां पर में भी दिया हुआ है। अब बात आती है यहां पर में कि आप लोगों का MSE क्या है। तो MSE क्या है? तो माइक्रो एंड स्मॉल, ठीक है, माइक्रो एंड स्मॉल आप लोगों का यहां पर में हो जाएगा। तो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर मीडियम एंड स्मॉल, यहां पर में मैक्रो दिया हुआ है, जबकि क्या होना चाहिए था यहां पर में माइक्रो होना चाहिए था, इस वजह से ये गलत हो गया, माइक्रो एंड स्मॉल होना चाहिए था, ठीक है, ये गलत हो गया आप लोगों का। यहाँ मीडियम एंड स्मॉल दिया है, नहीं माइक्रो होना चाहिए था, ठीक है। माइक्रो एंड मीडियम दिया है, मीडियम हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ देखो एस है, ठीक है, तो यहाँ पर में एम कहां से आ गया भाई, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया आप लोगों का। तो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर में, ये आप लोग याद रखोगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए मैं आप लोगों को बेसिकली बताता हूँ ये चीज क्या है। ये ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फंड बनाया है। मान लो आप लोगों ने कोई एक उद्यम स्टार्ट किया, कोई आप लोगों ने छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। अगर आप लोगों को बिजनेस स्टार्ट करना रहा तो आप किस चीज का करोगे? पापड़ अचार, क्या क्या करना चाहोगे आप लोग, ठीक है, कुछ तो करोगे, ठीक है। मान लो आप लोगों ने कोई माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज अपने स्टार्ट किया, कोई उद्यम स्टार्ट किया, जो लोगों को जॉब वगैरह के ऊपर में रखा, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, यहां से लोन ले सकते हो। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक उद्यम है आप लोगों का, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, ठीक है, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट। भारत सरकार और सिडबी ने इसको स्थापित किया है। तो आप लोगों को जो है फ्रेंड्स 11.5% के ऊपर में जो है वो लोन मिल जाता है इसके ऊपर में, ठीक है, अच्छा खासा लोन मिल जाता है, केवल मैक्सिमम 11.5% के ऊपर में। तो ये आपसे केवल यही पूछा गया था कि भाई इसका फुल फॉर्म क्या, कितना सिंपल क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। तो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, हो सकता है ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए, प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी लोग। नाउ फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक आगे बढ़े हम लोग उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज से टीचिंग परीक्षा की 4.0 TRE 4.0 की न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, सबको पता है न्यू बैच, ठीक है, न्यू बैच स्टार्ट हो रही है जिसको हम लोग बैच 2 बोल सकते हैं, ठीक है, बैच 2 आप लोगों की स्टार्ट हो रही है। मैं आप लोगों को जितने भी बच्चे हैं, जो पुराने बच्चे हैं, उन सबको एक खुशखबरी देना चाहूंगा। आप सभी लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, टीचिंग परीक्षा की तरफ से गिफ्ट आपको बैच 2 फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। जितने भी ओल्ड स्टूडेंट है, मतलब बैच 1 आपके पास में रहेंगी ही, बैच 2 भी आप लोगों को मिल जाएंगी। और साथ ही साथ, ठीक है, आप लोगों के जो भी बेनिफिट्स है वो सारे के सारे बैच 2 के अंदर में भी कंटिन्यू होंगे, जितने भी ओल्ड स्टूडेंट है। मैं आपको बता दूं कि आज, ठीक है, केवल आज के लिए लास्ट जो है मौका है, जितने भी नए स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, ठीक है, बैच 2 आप लोग अगर आज वो कर लेते हो, एनरोल कर लेते हो आप लोग, तो आपको बैच 1 के साथ में जो ओल्ड बैच है, ठीक है, उसके साथ साथ में बैच 2 भी आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है। केवल आज का ही मौका है आपके पास, ठीक है, जो भी बच्चे नए जुड़ना चाहते हैं। अदरवाइज क्या होगा, आगे में जो भी बैच परचेस करेंगे उसको केवल केवल बैच 2 में ही एनरोल किया जाएगा। ओके, चलिए, तो जितने भी लोग थैंक यू बोल रहे हैं, चलिए, यू आर ऑलवेज वेलकम। और टीचिंग परीक्षा ने, जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को हमेशा जो है वो आगे रखेगा टीचिंग परीक्षा आप लोगों को, तो टीचिंग परीक्षा आपको आगे रख रहा है, ठीक है, जो भी बच्चे थे, ठीक है। चलिए, गुड। नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से हमारे क्वेश्चंस की तरफ में। देखिए क्या चीजें आप लोगों को मिलने भी वाली है ये भी बता दूं आपको, बहुत सारी चीजें मिलने वाली है वैसे। एचडी मैप्स जो है सारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है, ठीक है। एचडी मैप्स का मतलब है आप लोगों का फ्रेंड्स सारी चीजें एचडी क्वालिटी के अंदर में अवेलेबल होंगी। आप लोगों को जूम करके अगर मैं यहाँ पर मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हो, ये एक मैप है आप लोगों का, ठीक है। कौन सा मैप है? ये जनगणना का मैप है बिहार की। तो आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा साक्षरता, सर्वाधिक सबसे सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला सबसे बड़ा शहर, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला और न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला शहर गोपालगंज, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात मतलब कि हर 1000 के ऊपर में, ठीक है, 1000 लड़कियां है।
सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला पश्चिमी चंपारण। इस तरीके से एचडी मैप बहुत सारे आपको है, और अब तो आपको इंग्लिश में भी मिलने लगेंगे एचडी मैप्स। आपकी देखिए प्रस्तावना, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते उद्देशिका में से, वो आपको एचडी क्वालिटी में अवेलेबल करा दिया और इस पर क्वेश्चन भी दे दिए है। ठीक है, महाजनपद, ये देखिए बीपीएससी की जो एक बुक है आप लोगों की, बिहार स्टेट बोर्ड की जो बुक है, उसमें से एक हम लोगों ने एचडी में आप लोगों के लिए निकाल दिया है, ताकि अगर वहां से क्वेश्चन बने तो अभी आप लोगों को पता हो जाए। चलो मुझे इसमें से क्वेश्चन का आंसर करके बताओ आप लोग। जो है आप लोग मुझे बताओगे इस पॉइंट में से कि लोथल नाम का जो शहर है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है। लोथल नाम का शहर कौन से नदी के तट पर स्थित है। और मैंने पेड क्लास के अंदर में आप लोगों को कई बार, जो मिसलेनियस क्लास थी उसके अंदर में बताया भी है कि कौन से राज्य में स्थित है। ठीक है, ओके। तो लोथल कौन से वाले नदी के ऊपर में स्थित है, इसके अंदर में से आप लोग देख के बता दीजिए अगर आप लोगों को दिख रहा है तो। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों की प्रैक्टिस जो है फ्रेंड्स हो जाएंगी पूरी की पूरी, क्योंकि उसमें क्वेश्चन हमने प्रोवाइड भी किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार होती है। अंडाकार, ठीक है, मतलब इनमें से कौन है जिसकी कक्षा सबसे ज्यादा अंडाकार होती है। अंडाकार मतलब सबसे बड़ा अंडा बनाता है वो। ठीक है, अंडा इस तरीके से। ठीक है, ये मान लो सूरज है। ठीक है, ये सूरज है हमारा, उसकी जो घूमना है वो इस तरीके से घूमता है वो। चलिए आप लोगों के देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आंसर्स आने स्टार्ट हो गए आप लोगों के। ठीक है, तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का क्या हो जाएगा, मैं आप लोगों के लिए एक इमेज भी मैंने लगा दिया है। ठीक है, तो कॉमेट जो है फ्रेंड्स इसकी कक्षा सबसे अंडाकार होती है। देखिए यहाँ पर में क्या होता है ना, ठीक है, कॉमेट जो है आप लोगों के कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, जो अंतरिक्ष में अंधाधुंध घूम रहे हैं, मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं वो। ठीक है, कई बार क्या होता है कि किसी एक स्टार की ग्रेविटी में वो फंस जाते हैं और अंडाकार घूमने लगते हैं। ठीक है, वो अंतरिक्ष में घूमने वाले पिंड है। मीटियोरॉइड और एस्ट्रॉइड से वो इस तरह से अलग है कि मीटियोरॉइड जो आप लोगों के क्षुद्र ग्रह होते हैं ना, वो किसी ना किसी ग्रह के टूटने की वजह से बनते हैं। ठीक है, किसी ना किसी ग्रह के टूटने की वजह से बनते हैं, और वो किसी उस पर्टिकुलर सोलर सिस्टम में ही घूमते रहते हैं। मीटियोरॉइड जो होते हैं, ठीक है, उल्का पिंड, उन्हीं क्षुद्र ग्रह के टुकड़े होते हैं। बट कॉमेट जो होते हैं, कॉमेट, ठीक है, ये यहाँ पर में जो कॉमेट आप लोगों का दिया हुआ है, कॉमेट, ये इंटरस्टेलर बॉडीज होती है। इंटरस्टेलर मतलब कि एक सोलर सिस्टम से दूसरे सोलर सिस्टम, दूसरे से तीसरे, अंतरिक्ष में यहाँ वहां घूमते रहते हैं। कई बार क्या होता है कि किसी सूरज की कोई ना कोई जो सितारा है उसकी ग्रेविटी में फंस जाते हैं और उसका चक्कर लगाने लगते हैं। फिर एक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को, एक है हेलीज, हेलीज कॉमेट। अगर आप लोगों ने कभी नाम सुना हो तो हेलीज कॉमेट, ये क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों का। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हेलीज कॉमेट के ऊपर में क्वेश्चन लगा दिया जाए। मैंने बहुत बार पढ़ाया है हेलीज कॉमेट के बारे में। हेलीज कॉमेट जो है फ्रेंड्स आप लोगों का एक ऐसा कॉमेट है जो सूरज की ग्रेविटी में फंस चुका है हजारों सालों से। और पता है आप लोगों को, हर 75.3 साल, मतलब ऑन एन एवरेज आप लोगों को 75 ईयर्स के अंदर में, 75 कई बार जो है 76 दे देता है आप लोगों को। ठीक है, ये क्या करता है, सूरज का एक चक्कर लगाता है। ठीक है, कॉमेट ये सूरज का चक्कर लगाता है, और इसकी कक्षा सबसे ज्यादा अंडाकार होती है। मतलब ऐसा पास में आता है, कभी दूर कभी पास में आता है। तो पृथ्वी के भी पास आ गया, ऑब्वियसली बात है, सूरज के पास आया मतलब पृथ्वी क्या, इधर साइड में कहीं तो भी होंगी पृथ्वी अपनी। ठीक है, वो आता है और कई बार बहुत दूर चला जाता है। तो हर जो है फ्रेंड 75.3 ईयर्स के अंदर में वो सबसे पास आ जाता है पृथ्वी के। ठीक है, हमेशा इसकी जो दुम होंगी, ठीक है, वो सूरज से अगेंस्ट होंगी, सूरज के अपोजिट साइड में होंगी। देखो ये है उसकी दुम। ठीक है, घोड़े जैसे ताल, कौन सा था, क्या गाना था यार। ठीक है, हाथी जैसी चाल घोड़े जैसी दुम। तो ये देखो दुम हमेशा सूरज के अपोजिट साइड में है। देखो दुम इसकी हमेशा अपोजिट साइड में रहेंगी, मतलब सूरज से अवे रहेंगी, वो कहीं पे भी रहे। ठीक है, उसकी दुम सूरज से डरती है। ठीक है, सूरज से हमेशा दूर रहेंगी, उसका कारण है साइंटिफिक रीजन। ठीक है, बट अभी फिलहाल के अंदर मैं आप लोगों को उतना नहीं जाना, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसकी दुम हमेशा उधर साइड में रहती है, क्योंकि सूरज की जो रेडिएशन निकलती है ना, वो क्या करती है, उसकी दुम को पीछे की तरफ में ढकेलती है। अगर वो यहाँ है तो सूरज की जो रेडिएशन है वो दुम को पीछे की तरफ ढकेलेंगी। उसकी दुम मतलब क्या है, उसकी दुम एक्चुअल में नहीं रहती, उसके जो कण है जो उससे दूर जा रहे, उससे टूट रहे हैं, वो पीछे की तरफ में जाते हुए दिखते हैं हमको दुम। ठीक है, तो ये जो उसके कण जो पीछे की तरफ में जा रहे हैं, ठीक है, जो आगे बढ़ने की वजह से जो उसका घर्षण हो रहा है, ठीक है, वो पीछे की तरफ में ही बनता है हमेशा सूरज के कंपैरिजन में। ठीक है, तो कॉमेट की जो कक्षा होती है वो हमेशा अंडाकार होती है। ये याद रहेगा आप लोगों को, सभी लोग जल्दी जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके, हाथ ऊपर करके बता दीजिए अगर याद रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। 70वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है आप लोगों का। सेशन को कितने लोगों ने लाइक कर दिया यहाँ पर मैं वो भी बता देंगे मुझे,
ताकि मैं यहाँ पर मैं समझ सकूं कि क्या आप लोग इस लेक्चर को बढ़िया से प्रतिसाद दे रहे हो या नहीं। जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, पूरी की पूरी टीम मेहनत कर रही है। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ पर मैं कमेंट्स आ गए, कमेंट याद रखोगे आप सभी के सभी लोग। ओके नाउ अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आप लोगों से पूछता हूँ, यूपी टेट 2017 में आया था ये क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन जो है बदल देते हैं हम लोग जल्दी से, ताकि आप लोग जो है आंसर्स ना देख पाए। बताइए द टेल ऑफ कॉमेट ऑलवेज पॉइंट, जल्दी बताना है आप सभी लोगों ने, अब देख के बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा, अब बताओ। सभी लोग कमेंट के अंदर में आंसर करते जाएंगे अगर आप लोगों को आगे बढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी रिपीट होके पूछा जा सकता है, ठीक है। 2017 में आया था, ठीक है, मुझे याद था कि ये क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में, तो मैंने निकाल के यहाँ पर मैं लगा भी दिया आप लोगों के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये पुच्छल तारे की जो पूछ होती है, कॉमेट जो होता है उसकी पूछ हमेशा सूरज से दूर होती है, सूरज से अवे होती है, ठीक है। मतलब वो जहां भी रहेगा, ठीक है, जिधर भी साइड में वो कॉमेट घूम रहा है उसकी पूछ हमेशा पीछे के साइड में रहेंगी, सूरज से दूर रहेंगी, ठीक है। यहाँ भी रहेगा तो इधर साइड रहेंगी, यहाँ भी रहेगा तो इधर साइड रहेंगी, यहाँ भी रहेगा तो इधर साइड रहेंगी, यहाँ रहेगा तो इधर रहेंगी, सूरज से अवे रहेंगी हमेशा, ऑलवेज, ठीक है, सदा सदा के लिए सूरज से दूर। तो ये याद रखना आप लोगों ने, कॉमेट की जो दुम है वो हमेशा सूरज से दूर जाती है। हो गया। हेलिस कॉमेट वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया फ्रेंड्स कि हेलिस कॉमेट जो है आप लोगों का उसका एक एग्जांपल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे इसके अलावा मैं आपको बता दूं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस एप्लीकेशन पर अवेलेबल होती है। जितनी भी क्लासेस टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर होती है पेड क्लास के अंदर में, लाइव भी आप देख सकते हो और बाद में उसको कितने भी बार देख सकते हो आप लोग। आपको जो है नोट्स मिल जाती है, जो क्लास में पढ़ाया वो पूरी की पूरी पीपीटी आपको मिल जाती है, हर क्लास की टेस्ट मिलती है। मतलब देखिए सबसे बेस्ट पार्ट, हर क्लास की टेस्ट आपको मिलती है, ताकि आप उस क्लास को देखकर नोट्स भी पढ़ सके और नोट्स पढ़कर टेस्ट भी दे सके, और टेस्ट को कितनी भी बार दे सके क्लास में। मतलब जितने बार चाहो उतने बार रिवीजन कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर मैं आप लोग देखिए फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम ड्रेन्स द लैंड ऑफ बिहार, इनमें से कौन सा जो है वो बिहार को जो है अपवाहित करता है, ठीक है। अपवाहित करता है मतलब बिहार के अंदर में से वो नदी बहेंगी तभी बिहार को अपवाहित करेंगी, ठीक है। भाई कितना इजी क्वेश्चन पूछा, 70वीं बीपीएससी का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मैं देखना चाहूंगा पहले कितने परसेंट लोग आंसर लगाते हैं, जल्दी से 30 सेकंड दे रहा हूं आप लोगों को, 30 सेकंड के अंदर में आप लोग कमेंट में भी आंसर कर दो बच्चों, ठीक है। बैच 2 जो है को भी ओल्ड बैच दीजिए सर। हसीना खातून जी आपको बता तो रहा हूं, जो बच्चा आज तक परचेस कर लेगा उसको मिल जाएंगी ओल्ड बैच भी, ठीक है, ऑफर तो दिया हुआ है, ठीक है, सारा का सारा। तो बैच 2 जो लेगा आज रात 12 बजे तक, जितने भी बच्चे परचेस कर चुके होंगे उनको बैच 2 भी मिल जाएगा, उन्हीं उसी बैच 1 के अंदर में ही बैच 2 भी आप लोगों का ऐड हो जाएगा उसी के अंदर में, ठीक है। और अभी 2 बजे जो है वो 2:10 के ऊपर में कुलदीप सर की क्लास भी आप लोगों की इंट्रोडक्शन वाली, ठीक है। मोना मैम की क्लास हुई है सुबह। ऑलरेडी पेड वाले जो बच्चे उन लोगों को एक्सेस मिल गया है, ठीक है, उनके अंदर में ऐड किया जा रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो देखो घाघरा नदी जो है फ्रेंड्स आप लोगों को ये नदी कहां पर में है, महानदी कहां पर में, यमुना नर्मदा कहां पर में है। देखो सबसे पहली बात तो नर्मदा को आप लोग एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि नर्मदा नदी बिहार में आती ही नहीं है, बिहार यहाँ पर में आपका, ठीक है। नर्मदा नदी ऑप्शन में आता ही नहीं, क्योंकि नर्मदा नदी इधर साइड से बहती है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन के आप लोगों के, ठीक है, तो और क्या हो सकता है क्वेश्चन आप लोगों का इसका आंसर। यमुना नदी, यमुना नदी आप लोगों को पता है कि यमुना नदी जो है गंगा में मिल जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर में। कौन सा शहर है उत्तर प्रदेश का जहां पर में यमुना नदी गंगा नदी के अंदर में मिलती है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग, ठीक है। अगर आता है तो कमेंट करके बताओ। तो यमुना भी आंसर नहीं हो सकता, यमुना नदी पहुंचती नहीं है बिहार तक, ठीक है। महानदी की बात करेंगे हम लोग फ्रेंड्स, तो महानदी कहां पर में जाती है आप लोगों की, महानदी मेनली याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, मेनली जो है बिहार के इधर साइड से होते हुए महानदी जो है ये बंगाल के अंदर में जाती है, बंगाल के अंदर में, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। बंगाल का शोक किसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, क्योंकि बंगाल के अंदर में जाती महानदी, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। बंगाल का शोक जो है फ्रेंड्स दामोदर नदी को कहा जाता है, ये याद रखना है, दामोदर, दामोदर, दामोदर रिवर जो है वो उसको बंगाल का शोक कहते हैं, ठीक है। सौरो ऑफ बिहार, सौरो ऑफ बंगाल, सॉरी बिहार का तो आप लोगों का, ठीक है, कोसी नदी है। तो घाघरा नदी बच गई आप लोगों की, तो घाघरा नदी जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, अफवाह तंत्र बनाती है बिहार के अंदर में, ओके। चलिए तो बिहार के अंदर में आप लोगों की घाघरा नदी आप लोग देख सकते हो, पटना के पास में आकर जो है वो मिलती है, ये आप लोग देख सकते हो घाघरा नदी, ये इधर से आ रही है आप लोगों की,
ओके जी। अच्छा, महानदी के बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, तो एक महानंदा नदी है और एक है महानदी आप लोगों की। महानदी जो है ये याद रखना है आप लोगों ने, उड़ीसा में जाती है, उड़ीसा से, उड़ीसा, ठीक है। महानदी उड़ीसा के अंदर में, छत्तीसगढ़ से निकलती है, उड़ीसा के अंदर में जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं दिखा भी देता हूं आप लोगों को। महानदी जो है यहाँ पर में आप लोग देखोगे ये छत्तीसगढ़ से निकलती है, रायपुर के पास से, और यहाँ पर में उड़ीसा के पास में, उड़ीसा के अंदर में, ठीक है, उड़ीसा के तट पर जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो घाघरा नदी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। उससे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि घाघरा नदी को ही क्या कहा जाता है, सरयू नदी भी कहा जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला जो है शहर, ठीक है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार एक इंपॉर्टेंट शहर जहां पर में राम भगवान का जन्म जो है माना जाता है, वहां पर वो शहर इसके किनारे पे बसा हुआ है। जल्दी से बताइए कि कौन सा वाला शहर है वो, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हैली धूमकेतु को पृथ्वी से आखिरी बार 8 मार्च 1986 में देखा गया था। पृथ्वी पर इसकी अगली उपस्थिति वर्ष 2060 में होने की संभावना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही आप लोगों का जो है फ्रेंड्स उसी के अंदर में आंसर भी आ गया है। तो मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज उसको जो है क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया जाए। ओके चलिए, तब तक हम लोग जो है यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक वो उस क्वेश्चन को ट्रिकी किया जा रहा है। ओके नाउ फ्रेंड्स, हैली धूमकेतु किस अवधि में एक बार दिखाई देता है, ये क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। जो बच्चा सेशन को पूरा देख रहा है स्टार्टिंग से वो आंसर कर देगा। 1882 लाइक्स हो चुके हैं, 2880 बच्चे देख रहे हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक करते रहेंगे तो मजा आ जाएगा यार आप लोगों को पढ़ाने में, ठीक है। देखिए, तो ये जो है फ्रेंड्स हर 75.3 ईयर्स के अंदर में जो है लगभग लगभग सूरज के एक पास में आता है। तो यहां सबसे क्लोजेस्ट आंसर कौन सा है आप लोगों का, सबसे क्लोज आंसर, ठीक है। तो सबसे क्लोज आंसर जो है आप लोगों को 76 ईयर्स दिख रहा है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। 76 ईयर्स, कभी भी 75 और 76 एक साथ कभी नहीं दिया जाता आज तक। जो है लाखों क्वेश्चंस को देखने के बाद में मैं आपको बता सकता हूं, कभी भी या तो 75 दिया होगा या तो 76 दिया होगा, दोनों कभी एक साथ नहीं दिए जाते, ठीक है। एग्जामिनर को भी पता है। तो 75.3 है वो टू बी प्रिसाइज, ठीक है। बट वो इधर उधर थोड़ी सी उसकी अवधि हिलती रहती है, ये एवरेज अवधि है उसकी, ठीक है। इसी वजह से जो है 75 76 मान लिया जाता है उसको। तो 76 वर्ष के अंदर में एक बार दिखाई देता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, 76 वर्ष के अंदर में। ओके, तो अभी आप लोगों से एक क्वेश्चन यहाँ पर में ये पूछा गया आप लोगों से, ठीक है, कि भाई अगर धूमकेतु आखिरी बार कब दिखा था, हैली धूमकेतु, ये भी क्वेश्चन है आप लोगों से, ये भी बन सकता है। हैली धूमकेतु, ठीक है, कॉमेट, उसकी पूछ हमेशा किधर साइड होती है, अरे जल्दी बताओ। तो हैली धूमकेतु एक कॉमेट है, उसकी पूछ हमेशा सूरज से अवे होंगी। ये आप लोगों को 8 मार्च 1986 को पृथ्वी से दिखा था, ठीक है। तो कब दिखा था ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कितने लोगों का अवतरण हो चुका था पृथ्वी के ऊपर में उस समय तक, कितने लोग पृथ्वी पर आप लोगों में से अवतार ले चुके थे। कोई है यहाँ पर में 1986 का या 1986 के पहले का जिसने अवतार ले चुका था। तो 1986 के अंदर में जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना आप लोगों ने, लास्ट बार दिखा था। पृथ्वी से इसकी अगली उपस्थिति कब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बात करूं इसकी अगली उपस्थिति जो है ये आप लोगों को दिखने वाली है 28 जुलाई को, 28 जुलाई, ठीक है, 1900, ठीक है, 2000, 1900 में कहा चले गए अपन पीछे, ठीक है, 2061 के अंदर में ये जो है नासा ने डेट जारी की है कि अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 दिन इधर उधर हो सकता है, ठीक है। लेकिन 28 जुलाई 2061 जो है अभी प्रेडिक्टेड डेट है कि इस तारीख को आपको दिखाई देगा ये। ओके, तो 2061 के अंदर में आप लोगों को दिखाई देने वाला है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। 2061 के अंदर में अगर आप लोग में से जो भी लोग रहेंगे, ठीक है, तो मेरे साथ में जरूर देखना, ठीक है, अगर मैं भी रहा उस समय तक, अपन लोग 61 तक, ठीक है। तो 2061 के अंदर में भी दिखने वाला है ये। चलिए, तो हैली कॉमेट के बारे में भी हमने पढ़ लिया। तो ऐसे ही हम लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में पढ़ने वाले हैं। और सपनों वाली जो क्लास थी आपकी, जो टीआरई 2 के अंदर में बहुत ज्यादा हिट हुई थी, ठीक है, वो न्यू बैच के अंदर में सपनों वाली क्लास भी आप लोगों की जो है फ्रेंड्स री स्टार्ट होने वाली है। उसके अंदर में इस तरीके के जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग डिटेल के अंदर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो इस क्वेश्चन को, हु इज द ओनली पर्सन टू हैव बीन इलेक्टेड एज द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट टू द प्रेसिडेंसी। निम्नलिखित में से कौन सा उम्मीदवार है जो एकमात्र उम्मीदवार जो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जो है, ठीक है, चुन लिए गए थे। सर आपकी क्लास से ही देखेंगे, चलो ठीक है। टीचिंग परीक्षा जो है उसका लाइव प्रसारण करेगा, ठीक है। अगर मैं रहा, नहीं भी रहा मैं, तो टीचिंग परीक्षा तो रहेगा। आप लोग है, सब लोग है, आप सब लोग है, ठीक है। तो टीचिंग परीक्षा उसका लाइव प्रसारण करेगा। वैसे मैं रहूंगा यार, ऐसे मैं जाऊंगा कहाँ।
ठीक है, उसके अगले वाला भी हेलीकॉमेट देख के जाएंगे अपन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर में, वीवी गिरी एकमात्र व्यक्ति जो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीते थे। ठीक है, वीवी गिरी, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, वीवी गिरी, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। और देखिए यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, उनको इंपॉर्टेंट प्लीज ध्यान रखिए कि वो इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन 70वीं बीपीएससी में आया। ये पॉइंट मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका था सेंट्रल गवर्नमेंट बीपीएससी टीआरई 4.0 की बैच नंबर 1 में, अभी बैच नंबर 2 आज से स्टार्ट हुई आपकी। ये देखिए मैंने इंपॉर्टेंट लिखा था कि नहीं लिखा था वहां पर, मैं आप लोग खुद देख लीजिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, देख लीजिए आप लोग वहां पर में कि मैंने उसके अंदर में इंपॉर्टेंट लिखा था वहां पर में। दिख रहा है आप लोगों को सभी को? ठीक है, दिख रहा है क्या यहाँ पर में कि भाई इंपॉर्टेंट लिखा था आप लोगों के लिए, कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़कर जाना है आप लोगों ने। ठीक है, ये देखिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लिखा था बकायदा। तो जिस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, प्लीज उसको आप लोग सीरियसली लीजिए। ठीक है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, और आगे में भी आप लोगों को टीआरई 4 की जो बैच नंबर 2 है उसमें भी पूरे उसी एक्सपीरियंस को यूज करके आपको पढ़ाने वाला हूं। अनुच्छेद 243 जे के अंदर में कौन सी पंचायत जो है के अंतर्गत पंचायतों का लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है। एक मैंने पॉइंट आपको बताया था कि 243 जो है उससे लेकर 243, ठीक है, ओ तक के जो आर्टिकल्स है आप लोगों के, वो किससे रिलेटेड है, आप लोगों के पंचायती राज से रिलेटेड है। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं आप लोगों का, है ना। 243 जे से 243 से लेकर 243 ओ तक के हमने देखा कि पंचायत वाला जो अधिकार है, पंचायतों के ऊपर में कोई भी कानून बनाने का अधिकार किसके पास में है, राज्य सरकार के पास में। राज्य सरकार, वो मैंने आप लोगों को पंचायत वाले लेक्चर के अंदर में बताया भी था, राज्य सरकार के पास में है। तो चाहे 243 जे हो, 243 ओ हो, 243 बी हो, कोई भी हो, 243 से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स है उनके ऊपर में कानून बनाने का अधिकार राज्य की विधानमंडल को होगा, क्योंकि वो राज्य का मैटर है, स्टेट लेजिस्लेचर का मैटर है वो। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर का मैटर है। तो स्टेट लेजिस्लेचर, क्योंकि पंचायतों से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो आप लोगों के कौन करता है, वो करता है आप लोगों का, ठीक है, राज्य सरकार, या राज्य सरकार की जो आप लोगों की इकाई होती है वो करेंगी। तो 243 जे ये चीज करता है कि भाई अकाउंट्स ऑफ पंचायत, पंचायत में जो भी पैसा आया गया उसका ऑडिट रखना है, मतलब कि वो पैसा कहीं गलत जगह पे खर्चा तो नहीं हो रहा है, उसको रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत, पंचायत के अकाउंट का लेखा जोखा रखना 243 जे में दिया गया है। ठीक है, अच्छा एक और चीज है, मैंने एक इंपॉर्टेंट वाली चीज बता दो आपको, 243 आई याद रखेंगे आप लोग, 243 आई। ठीक है, आई, आय का मतलब क्या होता है, आय मतलब, अरे आप लोगों की कितनी आय है, व्यय आय, हिंदी मीडियम वालों को पता होगा आय। ठीक है, पैसा है ना, मतलब आय कितनी इनकम है, तो भाई पैसे से रिलेटेड है वो चीज। तो ऐसी ट्रिक बना लो आप लोग, 243 आय से फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त, ठीक है, राज्य वित्त आयोग, ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन। ओके, और अगर हम लोगों से फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की बात पूछूं, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की, तो वो कौन सा आर्टिकल है, 280 है। लेकिन राज्य फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे तो 243 आए है। ट्रिक के थ्रू याद कर लिया आप लोगों ने। अब मैं पूछूंगा इसके ऊपर में सवाल, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि टीम प्लीज इसके ऊपर में ना अपोजिट वाला या कुछ तो भी इस तरीके का क्वेश्चन बनाकर पूछा जाए, देखते, और इतना टफ क्वेश्चन बनाया जाए कि बच्चे लोगों को जो है यहाँ पर में उनकी पूरा अटेंशन टेस्ट हो जाए उनका। रेडी है आप लोग चैलेंज के लिए, तो हाथ ऊपर करो जल्दी से, रेडी है तो हाथ ऊपर करो। ठीक है, ये दोनों को ऑप्शन के ऊपर में, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 280 है, ठीक है, और राज्य वित्त आयोग जो है 243 आए है आप लोगों का। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स आगे मैं बात करूं आप लोगों से, तो हर संडे टीआरई 4.0 के अंदर में मिनी मॉक टेस्ट आप लोगों को मिलती है, मिनी मॉक टेस्ट हर संडे। ठीक है, हर संडे जो है आप लोगों को रात में 10 बजे मिनी मॉक टेस्ट मिलती है, देख सकते हो आप लोग, मिनी मॉक टेस्ट हर संडे आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो 4.0 की न्यू बैच के अंदर में भी मिनी मॉक टेस्ट आप लोगों को मिलेंगी। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर में जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी खुशखबरी कि टीचिंग परीक्षा के कोर्स में आपको मिनी मॉक टेस्ट, ताकि आप हर हफ्ते जो है अपने आप को टेस्ट करते रहे, अपने आप को इंप्रूव करते रहे। जो बच्चा इस कोर्स का सबसे बेस्ट इस्तेमाल कर लेगा वो उसको टॉप 100 में आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स इसमें बताइए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कोयले का प्रमुख भंडार कौन सा है। अब मैं पूरा का पूरा आपको इसमें इंफॉर्मेशन इतनी दे दूंगा और आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा।
जी बिल्कुल, सीता कुमारी जी अवेलेबल है टीचिंग परीक्षा के अंदर में। आप क्या कर सकते हो ना, सिंपल सा है कोर्स जो है ना आप लोगों का इंक्वायरी, उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को पहले ये बता देता हूँ, उसके बाद में बता दो कैसे कर सकते हो। नंबर चल रहा है, उस पर कॉल कर सकते हो, अदरवाइज लिंक है नीचे में, उस पर भी जा सकते हो आप लोग। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है? अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये है वेबसाइट, टीचिंग परीक्षा रिसर्च के ऊपर में विश्वास रखता है। ठीक है, ठीक है, आप लोग देखिए यहाँ पर में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, MOSPI.gov, उसका डेटा है। उसके उसने एक बुक जारी की थी पीडीएफ के फॉर्म में, उसको मैं आपको पूरा का पूरा मैंने इसको पढ़ा है। ठीक है, मैं आपको इसका हाईलाइट्स बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। ठीक है, टॉप 3 राज्य कौन से हैं जो जिन्होंने जो है सबसे ज्यादा कोल रिजर्व है जिनके पास में? पहले नंबर पे आता है उड़ीसा, 24% से ज्यादा है। ठीक है, झारखंड है आप लोगों का, और फिर आप लोगों का आता है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो कौन कौन से राज्य हो गए आप लोगों के? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। गवर्नमेंट का आंकड़ा दे रहा हूं, गवर्नमेंट का आंकड़ा। एक बार सभी के सभी बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे, तभी इस तरीके की और भी चीजें आप लोगों के करने के लिए मजा आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, गवर्नमेंट का आंकड़ा आप लोगों को दे रहा हूं। ठीक है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये लेटेस्ट है, इससे ज्यादा अपडेटेड कोई आपके लिए अवेलेबल नहीं है। 2023 का आया था। ठीक है, अब 2024 वाला 2025 में 2024 का डेटा आएगा। ठीक है, इससे ज्यादा अपडेटेड है ही नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे सभी के सभी बच्चे जिन्होंने नहीं किया है, और सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए। तीनों राज्यों के नाम रखो, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। ठीक है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की प्रबल संभावना आप लोगों की बनेगी इसके अंदर में। ठीक है, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, कंटिन्यूअसली आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पर में। अच्छा, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आप लोगों को, इन 3 राज्यों को ही अगर आप लोग मिला ले तो 69% जो है वो अकेला इन 3 राज्यों के पास में ही है कोयला। ठीक है, पूरे भारत का 69% कोयला इन तीनों राज्यों के पास में है। अकेला पूरे भारत का 69% कोयला अकेला इन 3 राज्यों के पास में। ये पॉइंट लिखो आप लोग, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पहले तो ये क्रम में है आप लोगों का। ठीक है, और उन तीनों में भी सबसे ज्यादा जो है आप लोगों के किसके किसके पास में, ये याद रखना है। 24.38% जो है फ्रेंड्स आप लोगों का उड़ीसा के पास में, 23.98, ठीक है, और 20.53। ठीक है, जी। तो चलिए, तो आप लोगों ने क्या क्या लिखा है यहाँ पर में, आपको मैंने बताया सबसे ज्यादा जो है वो झारखंड के पास में 24.38। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पास में जो है यहाँ पर में दूसरे नंबर पे आप लोगों को आ जाएगा। चलो छत्तीसगढ़ लिख देता हूँ पहले। ठीक, कोई बात है क्या पगले छत्तीसगढ़ यार तुम्हारे लिए? ठीक है, 20 ठीक है आप लोगों का 5। ओके, और यहाँ पर में झारखंड के पास में हो जाएगा 23.98। ओके, ये आप लोगों ने याद रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कितना कितना परसेंट है। ओके, चलिए, तो ये आप लोगों को हो गया 23.98, 20.5। ठीक है, अगर मैं पूरा स्पेसिफिक लिख दूं 53, 24.38। तो प्रमुख भंडार कोयले के कौन से? ये तीनों ही हैं। तो उपयुक्त सभी आप लोगों का आंसर हो जाएगा प्रमुख भंडार कौन से, क्योंकि ऑल ऑफ दी अबव आंसर दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन कहां से बनाया था एग्जामिनर ने, आप लोगों को मैंने प्रूफ दिखा दिया। लीजिए प्रूफ, एग्जामिनर ने कहां से बनाया था ये। ठीक है, और ये मैंने पूरी की पूरी पीडीएफ पढ़ी है मैंने ये। ठीक है, MOSPI की ये सारी पूरी पीडीएफ मैंने पढ़ी हुई है आप लोगों के लिए। तो 69% अकेला इन्हीं के पास में है। आगे मैं इसी के ऊपर में बेस्ट क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से लगातार 5 क्वेश्चन, कितने लोग रेडी है? 5 क्वेश्चन पूछूंगा सिर्फ इस इंफॉर्मेशन के ऊपर में जो अभी पढ़ाया, पिछले 2 मिनट में जो पढ़ाया, 5 क्वेश्चन पूछूंगा। अगर रेडी है तो हाथ ऊपर करके बता देंगे और सेशन को लाइक कर देंगे। 3000 लाइक्स हो जाना चाहिए, क्योंकि 3400 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में देख रहे हैं। अगर 3400 बच्चे देख रहे हो और 3000 भी बच्चे यहाँ लॉयल नहीं है तो फिर दिक्कत होगी। फिर पेड क्लास के अंदर में ही आप लोगों के ऊपर में फिर फ्रेंड्स वहां पर में ही क्लासेस लेनी पड़ेंगी सारी की सारी, सपनों वाली क्लास के रूप में फिर। ठीक है, सभी लोग जल्दी जल्दी से कर दिए। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं आप लोगों से, एक और क्वेश्चन आप लोगों का TRE 1 के अंदर में पूछा गया था, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है, इनमें कौन सी चीजें ज्यादा आप लोगों को मिलती है? जल्दी जल्दी से बता देंगे। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इनमें कौन कौन सी चीजें आप लोगों को मिलती है? ठीक है, कोयला, गोल्ड, सिलिकॉन, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है झारखंड, छत्तीसगढ़। ठीक है, ओके, उड़ीसा भी है आप लोगों का, लेकिन वो जानबूझ के उन्होंने वहां नहीं लिखा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को मिनरल झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भी था, तो आपको याद रखना है कोयला यहाँ पर में सबसे ज्यादा मिलता है आप लोगों को, कोयला। ठीक है, कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, कहां पर में स्थित है? बताइए जल्दी से।
चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर आप लोगों से पूछा जाए इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में, तख्त श्री पटना साहिब जो है आप लोगों का, तख्त श्री हरमंदिर साहिब जी, हरमंदिर जी भी इसको कहा जाता है, ठीक है, ये आपका पटना बिहार के अंदर में स्थित है, ये याद रखेंगे आप लोग। ओके, ये आप लोगों का गुरु गोविंद सिंह जी जो 10वें सिख गुरु थे, इनका बर्थ स्थान भी है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। ओके, इसको किसने बनाया था? महाराजा रंजीत सिंह जी जो है उन्होंने इसको स्टेब्लिश करवाया था, ये याद रखना है आपने। ओके, ये आप लोगों को कहां पर भी मिलेगा? पटना के अंदर में। तो तख्त श्री पटना साहिब, जिसको आप लोग तख्त श्री हरिमंदिर साहिब, हरिमंदिर जी के नाम से भी इसको जानते हैं आप लोग, तख्त श्री हरिमंदिर जी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की बहुत प्रबल संभावना बनती है, तो आंसर आप लोगों का पटना हो जाएगा। तो सिख पिलग्रिम जो कि तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब है, ये सेकंड होलिस्टिक प्लेस माना जाता है, होलीस्ट प्लेस माना जाता है आपका, क्योंकि सबसे पहला जो है हरमंदिर साहिब आपका अमृतसर के अंदर में, ठीक है, उसके बाद में तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब जो है आप लोगों का पटना के अंदर में स्थित है। सिंपल सा क्वेश्चन था आप लोगों का, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों का, ठीक है। यहां पर में ही जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, जो गुरु गोविंद सिंह जी है, ठीक है, 10वें सिख गुरु, इनका जन्म हुआ था। नाउ यूट्यूब की जितनी भी पीडीएफ्स होती है आप लोगों की, वो टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स के अंदर में आपको मिल जाती है, टीआरई 4 के अंदर में आप देख सकते हो, ठीक है, सारे जितने भी कोर्सेस है उसमें, सारी कोर्सेस, इवन 5 बजे वाली क्लास हो, चाहे बिहार की क्लास हो, चाहे कोई भी क्लास हो, सारी पीडीएफ आप लोगों को यूट्यूब की पेड क्लास के अंदर में मिल जाती है। तो ये भी पेड क्लास का एक फायदा आप लोगों का। ओके, कि आप लोगों को सारी की सारी जो पीडीएफ्स है वो ऑलरेडी आप लोगों को कोर्स के अंदर में मिल जाएंगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से करेंगे जल्दी से पढ़ के। जो बच्चा पूरा लेक्चर देखा है, मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएगा। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। 3600 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, 2600 लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, टीचिंग परीक्षा चैनल को, ताकि आपको हर एक अपडेट जो है फ्रेंड्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। देखिए, आप लोगों से बोला गया है आर्टिकल नंबर 243 जे जो है आप लोगों का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। फाइनेंस कमीशन, ठीक है, फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है आप लोगों का, फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट। तो ये आप लोगों का क्या है फ्रेंड्स, गलत है, क्योंकि 243 आए मैंने आप लोगों से बोला था, ठीक है, 243 आए है फाइनेंस कमीशन। ओके, 243 आए जो है आप लोगों का, ये ऑडिट से रिलेटेड है बोल रहा है, जबकि गलत है। मैंने आप लोगों को बोला कि 243 जो जे है, 243 जे जो अभी क्वेश्चन में पूछा था आप लोगों से, 243 जे जो है आप लोगों का, ये है ऑडिट से रिलेटेड, ठीक है। तो उल्टा दिया हुआ है यहाँ पर में, ये आप लोगों का उल्टा दिया हुआ है, ठीक है, उल्टा 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 पुल्टा दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, जल्दी बताइए, देखते कितने लोगों ने आंसर लगाया है। ध्यान से समझना, मैंने कहा था आप लोगों से कि भाई आप लोगों का टेस्ट होगा यहाँ पर में, दोनों के दोनों गलत है, ठीक है। तो यहाँ इनकरेक्ट ही पूछा है आप लोगों से कौन सा है, तो बोथ आंसर होगा, ठीक है। जितने भी बच्चों ने नाइदर नॉर लगाया है उन सबका गलत हो गया, ठीक है। कोर्स बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के अंदर में अवेलेबल है नीलम यादव जी। सबसे जो मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल है वो आप लोगों का आज अवेलेबल है, ठीक है, ताकि जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं वो लोग जो है एनरोल होकर अपनी पढ़ाई शुरू कर सके, ठीक है। आपको जितनी जो भी जानकारी चाहिए ना, नीचे में नंबर चल रहा है उस पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो आप। अगर कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, या टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर डायरेक्टली भी देख सकते हो। तो इनकरेक्ट पूछा है ना आप लोगों से, तो दोनों के दोनों गलत है, तो बहुत आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो गलत पूछा है या सही पूछा है ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। लव इंडिया जी आपको कोर्स परचेस करना है, आप देखिए कॉल कर लीजिएगा, नीचे जो नंबर चल रहा है उसमें वो आपको जो है गाइड कर देंगे। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसका आर्टिकल आप लोग लिख दीजिए जल्दी से। और मैंने आप लोगों से कहा था कि फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का वित्त आयोग, उसका आर्टिकल क्या है वो भी आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अन्य नदियों से अलग है? जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। जी, तो देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन अन्य से अलग है? तुंगभद्रा, नर्मदा, पैनगंगा, महानदी। देखो, अगर मैं आप लोगों से बात करूं फ्रेंड्स कि आप लोगों को जो है पानी के अंदर में जो है कुछ चीजें बहाने का शौक है, आप जो है लेटर्स लिखते हो किसी को,
ठीक है, गुमनाम अपनी ख्वाबों की मलिका को, और पानी में बहा देते हो। अगर आपने तुंगभद्रा की नदी में बहाया तो तुंगभद्रा जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, वो तुंगभद्रा से होते हुए कृष्णा में जाएगा और फिर ये पानी बंगाल की खाड़ी में, तो आपकी जो ख्वाबों की मलिका है या जो भी है आप लोगों की, वो बंगाल की खाड़ी में आपको मिलेंगी फिर। ठीक है, पैन गंगा की अगर मैं बात करूं फ्रेंड, तो पैन गंगा जो है ये वर्धा नदी की सहायक नदी है। वर्धा नदी जो है ये आप लोगों की गोदावरी में मिल जाती है, और गोदावरी का पानी जो है ये भी बंगाल की खाड़ी में चला जाता है, तो आपको आपकी वो जो मैडम है वो बंगाल की खाड़ी में मिलेंगी आपको। ठीक है, महानदी की अगर मैं बात करूं तो उड़ीसा, यहाँ पर मैं आप लोगों का छत्तीसगढ़ से निकलती है। ठीक है, और उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, फिर से आपकी महबूबा आपको बंगाल की खाड़ी में मिली। ठीक है, वही अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ठीक है, आप लोगों का नर्मदा नदी की, थोड़ा सा ये ऊपर हो गया, तो नर्मदा नदी जो है फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि अरब सागर में जाती है, तो अगर आपने नर्मदा नदी में बहाया तो अरब सागर में मिलेंगे आपको, तो ये पानी जो है अरब सागर में जाता है, ये पानी अरब सागर में जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, मैंने आपको समझाने के लिए कि पानी किधर साइड जा रहा है, पानी कौन से वाले अरब सागर में मिलेगा या बंगाल की खाड़ी में मिलेगा, उसके आधार पर ये क्वेश्चन बना था आपका। मैंने आसान भाषा में आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो नर्मदा का पानी अरब सागर में जाता है, बाकी तुंगभद्रा का पानी उनकी सहायक नदी, मतलब उनकी जो मुख्य नदी है उनके द्वारा होते हुए बंगाल की खाड़ी के अंदर में जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, जी हाँ, न्यू बैच लेना है सर, आज से स्टार्ट है। जी हाँ संध्या राय जी, आज से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और आज जो ले लेगा उनको ओल्ड प्लस न्यू दोनों बैचेस मिल जाएंगी, बैच 1 प्लस बैच 2 दोनों मिल जाएंगी। ठीक है, कल से जो लोग लेंगे उनको केवल और केवल न्यू बैच मिलेंगी, और वो न्यू बैच का ही कंटेंट उनको मिलेगा, ओल्ड बैच उनको कॉम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो ये वाला आप लोगों का पॉइंट था जो आप लोगों ने यहाँ पर मैं सॉल्व कर लिया इस पर्टिकुलर पॉइंट को। ठीक है, पश्चिम की तरफ में बहती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कौन से दो इसके बीच में बहती है ये भी आप लोग मुझे बता दोगे जल्दी जल्दी से। नर्मदा नदी कौन से दो, ठीक है, पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहती है। अगर 5 बजे वाली क्लास भी अगर आप देखते हो यूट्यूब के ऊपर में, जो मेरी 5 बजे क्लास होती है, उन लोगों को याद होगा, उसमें मैंने करवाया हुआ है कि नर्मदा नदी विंध्या और सातपुड़ा, विंध्या और सातपुड़ा के बीच में बहती है नर्मदा नदी, विंध्या और सातपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 4.0 का पीआरटी का 100 जो है आप लोगों का पूरा 150 नंबर का कंटेंट आप लोगों का अवेलेबल है। ठीक है, लैंग्वेज भी आपका अवेलेबल है, जनरल स्टडीज आप लोग अवेलेबल है, रैंक बूस्टर जो कंटेंट है वो अवेलेबल है आप लोगों का। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आपका जीएस है, ठीक है, जहां 6 to 8 में जो 40 नंबर का है वो भी अवेलेबल है, और लैंग्वेज आपका जो क्वालिफाइंग है वो भी अवेलेबल है आप लोगों का, लैंग्वेज क्वालिफाइंग वो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपका लैंग्वेज में भी ना अटके। ठीक है, और आपका जो कंटेंट है, जो सब्जेक्ट कंसर्न है आपका, सब्जेक्ट कंसर्न हिंदी इंग्लिश एसएसटी जो भी है, वो भी पूरा का पूरा आप लोगों का इसमें अवेलेबल रहेगा। तो पूरा कंप्लीट पैकेज है ये आपका, पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज, इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। नाउ बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया? अब ये क्वेश्चन पूछा है 70वीं बीपीएससी में, 70th बीपीएससी की एग्जाम के अंदर में। कब पूछा भाई लोग? ठीक है, और उनकी बहनों 13 दिसंबर को। ठीक है, 13 दिसंबर 2024 को ये क्वेश्चन पूछा। ठीक है, लेकिन आपके प्यारे दानिश सर ने ये क्वेश्चन कब कराया था आपको? आपको दानिश सर ने पेड क्लास के अंदर में बिहार बजट वाली क्लास करवाई थी। आपको बोला था बिहार के उप मुख्यमंत्री और जो वित्त मंत्री का कार्यभार संभाल रहे थे सम्राट चौधरी, ठीक है, आपको बोला भी है कि यार ये पूछने की संभावना बनती है, याद रख लीजिएगा। तो जो मंत्री है, वित्त मंत्री सम्राट चौधरी है, उन्होंने इस बजट को प्रस्तुत किया। देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, मैंने उसके नीचे अंडरलाइन भी किया था आप लोगों के लिए। ठीक है, ये पेड क्लास बिहार बजट जो मैंने पढ़ाया था उसके अंदर में कहेंगे। और ऐसे ही मैं आपको कह रहा हूँ कि टीआरई 4 की न्यू बैच जो रहेंगी उससे भी आप लोगों को जो है फ्रेंड्स इसी तरीके का, जब 70वीं बीपीएससी में क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को डायरेक्टली आप लोगों के, ठीक है, तो आप लोगों का क्या ही है फिर अभी। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, सम्राट चौधरी थे उस समय में, वित्त मंत्री का कार्यभार संभाल रहे थे। ठीक है, उन्होंने बजट प्रस्तुत किया था, तो आंसर आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सम्राट चौधरी आपका डायरेक्टली पेड क्लास में से देख सकते हो, ये पेड क्लास है टीचिंग परीक्षा की, उसमें से क्वेश्चन बनाए। ठीक है, 70वीं बीपीएससी में भी, टीआरई 4 के अंदर में भी यही क्वेश्चन आप लोगों के जो टीचिंग परीक्षा में अभी पढ़ाने वाले हैं ना आपको, टीआरई 4 की न्यू बैच के अंदर में भी अब आपके, ठीक है, पूरा लेटेस्ट अपडेटेड पूरा कंटेंट उसके अंदर में भी मिलेगा आपको। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? भाई ये क्वेश्चन आज आज पढ़ लो आप, इसके बाद में आपको कभी जिंदगी में जो है ना आप लोगों को तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर में। ठीक है, उसके बाद में मैं अब आप लोगों को लेकर चलने वाला हूँ फ्रेंड्स एक ऐसे सफर पर, ठीक है, जहां आप लोगों को बहुत बढ़िया मजा आने वाली है। ठीक है, जिन बच्चों ने लेक्चर देखा है पूरा उनको बहुत मजा आएगी। अभी देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूँ आप लोगों की, ठीक है, यहाँ बिहार में, ठीक है, ये है हमारा प्यारा सा भारत, यहाँ पर में है बिहार। ठीक है, बिहार का इधर वाला, इसको पहले मगध महाजनपद बोलते थे, मगध, मगध महाजनपद, महाजनपद,
महाजनपद, ठीक है, मगध महाजनपद। मगध महाजनपद में कितने राजवंश हुए? मगध महाजनपद के अंदर में फ्रेंड्स याद रखना आप लोगों ने 3 राजवंश हुए। एक था हरियंक वंश, हरियंक हरियंक वंश। दूसरे नंबर पे आया शिशुनाग, शिशुनाग वंश, ठीक है। मैंने टीचिंग परीक्षा की पेड क्लास के अंदर में आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, बिहार जीके की क्लास में। टीचिंग परीक्षा टीम प्लीज इफ पॉसिबल टीआरई 4.0 की जो क्लास थी हमारी, बिहार जीके की क्लास थी हमारी पेड, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड क्लास ही थी टीआरई 4 की पेड क्लास में, बिहार जीके जिसमें हमने करा था। उसके अंदर में हम लोगों ने ये देखा था महाजनपद वाले, इसके अंदर में हरियंक वंश, शिशुनाग वंश, ठीक है। थर्ड नंबर पे तो आप लोगों का नंद वंश, नंद वंश। अब ये थे मगध रूलर्स, तीन मगध वंश हुए आपके। नंद वंश को खत्म करके, ठीक है, ये जो नंद वंश था ना, इसको खत्म करके मौर्य वंश की स्थापना हुई थी, मौर्य डायनेस्टी की, मौर्य वंश की। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, नंद वंश को। ओके, तो ये आप लोगों ने याद रखना था, ये क्रोनोलॉजी आपकी। ओके, तो मगध महाजनपद का पहला वंश था हरियंक वंश, जो बिंबिसार है उसका पहला शासक था, फिर अजातशत्रु, फिर उदयन हुआ। शिशुनाग वंश, ठीक है, फिर नंदवंश, नंदवंश का जो घनानंद था, धनानंद जिसको कहते हैं आप लोग, उसको खात्मा करके मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अब यहां पर मैं आप लोग आंसर कर लीजिए इसका जल्दी से। 1962, 1966, 2966 जो है फ्रेंड्स लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे, ठीक है, जल्दी बताइए। साधना झा जी साइकोलॉजी का नहीं है, लेकिन आपके लिए जीएस की क्लास अवेलेबल है। जो जीएस की बैच है वो आप ले सकते हो, जिससे कि आप लोग आपका जीएस और लैंग्वेज जो क्वालिफाइंग है आपको, वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? शिशुनाग वंश के बाद में कौन सा वंश आया था? नंद वंश आया था। आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये आपका 70वीं बीपीएससी का क्वेश्चन, जो आप लोगों ने एकदम हल्के में इसको उड़ा दिया एकदम, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक सफर के ऊपर में लेकर चल रहा हूँ। जो भी बच्चे ने, ठीक है, अच्छे से लेक्चर पूरा देखा है, पहले हाथ ऊपर कर दो जिस बच्चे ने पूरा लेक्चर देखा है आज का, उसको बता दूं मैं कि कितना इजी आप लोगों के लिए अब ये सारी चीजें हो गई है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार है? जल्दी जल्दी से बता दीजिए आप सभी के सभी लोग, ठीक है। कौन सा राज्य जहां पर सबसे अधिक कोयले के भंडार है? फास्ट, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने बताया था फ्रेंड्स यहाँ पर में कि सबसे ज्यादा कोयले के भंडार जो है आप लोगों का उड़ीसा के अंदर में है, उसके बाद में झारखंड आता है, फिर उसके बाद में छत्तीसगढ़ आता है। उड़ीसा के अंदर में जो है 24.38% है, ठीक है, पूरे भारत का। झारखंड के अंदर में बात करूं मैं आप लोगों से फ्रेंड, तो 23.98% है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के अंदर में बात करूं मैं आप लोगों से, तो 20.53% है, ठीक है। इन तीनों को ही अगर आप लोग मिला दोगे तो अप्रोक्सीमेटली 69% अकेला इन तीनों के पास में ही है, पूरे भारत का 69% कोयला इन तीनों के पास में है। तो सबसे अधिक कोयले के भंडार कहां पे मौजूद है? इन तीनों के ही पास में मौजूद है, 69% पूरा का पूरा मिला के। तो आंसर मोर देन वन ऑफ दी अबो होने वाला है इसका। क्यों मोर देन वन ऑफ दी अबो होगा आंसर फ्रेंड्स? एक क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर में जो है आप लोगों का, कि आप लोगों से बोला गया है कि कौन से वाले हैं सबसे ज्यादा वाले आपके, तो ये तीन ही है जिसमें तीनों को मिलाकर सबसे ज्यादा इन्हीं के अंदर में आते हैं आप लोगों के, ठीक है। तो आप लोगों का डी मोर देन वन ऑफ दी अबो हो जाएगा आपका, क्योंकि एमओएसपीआई की जो वेबसाइट है उसके ऊपर में ये दिया हुआ है पॉइंट आपका, कि तीनों में सबसे ज्यादा है। 69% जो है तीनों के तीनों कवर करते हैं, याद रखना है आप लोगों ने। आप लोगों के लिए पूरा का पूरा टेबल, और मैंने पूरी पूरी बुक पढ़ी आपके लिए, ठीक है, पूरी पूरी बुक जो अवेलेबल थी आपकी वो पढ़ा मैंने, और उसके ऊपर में क्वेश्चंस बनाए मैंने। अब चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे जल्दी से, एकदम फास्ट, ठीक है। आंसर करिए जल्दी जल्दी से आप सभी, और जो भी बच्चे देख रहे हैं कमेंट के अंदर में, चैट बॉक्स के अंदर में आंसर करते जाएंगे सभी के सभी लोग, ठीक है, ठीक है। आंसर करते जाइए इसका। निम्नलिखित राज्यों को कोयला भंडार के घटते क्रम में व्यवस्थित करें: उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है। जहां पर में मोर देन वन ऑफ दी अबो दिया हुआ है या ऑल ऑफ दी अबो दिया हुआ है ना, उसके अंदर में जो है आपका आंसर मोर देन वन ऑफ दी अबो होगा उस केस के अंदर में, जब यहां पर में भंडार वाले क्वेश्चन आते हैं मनीष जी, उस केस के अंदर में। ओके, चलिए, तो आंसर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर में क्या हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। उड़ीसा के अंदर में कितना है? झारखंड, छत्तीसगढ़। आप लोगों का आंसर क्या लगा रहे हैं आप सभी के सभी लोग? 56% लोगों ने ए आंसर लगाया है, ठीक है। तो कितना है यहाँ पर में? 24.98, ठीक है, 23 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर में यहाँ 24.38, 23.98, ठीक है। और यहाँ पर में आप लोगों का कितना हो जाएगा? 20.53। ओके, ये आप लोगों का हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए, तो ये आप लोगों का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को ऑप्शन, आप लोगों को आंसर दिख रहा है तो मैं जस्ट आंसर हटा देता हूँ उसका, ताकि आप लोग जो है, ठीक है, डायरेक्टली आंसर कर सके आप लोग। इसका आंसर ये हो जाएगा आपका,
उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ सामूहिक रूप से भारत के कुल कोयला भंडार का कितना प्रतिशत हिस्सा रखते हैं? 3800 के करीब हम लोग पहुंच गए फ्रेंड। 3088 बच्चों ने लाइक कर दिया। सेशन को लाइक भी करते रहेंगे और जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से शेयर भी कर देंगे आप सभी के सभी। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है आप लोगों का? इसका आंसर जो है फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? 69% हो जाएगा आप लोगों का, 69%। ठीक है, 69%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत में कोयला भंडार में सबसे बड़ा योगदानकर्ता राज्य कौन सा है? अब यहां पर मैं आप लोग देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर में उपरयुक्त में से एक से अधिक नहीं दिया है। मनीष जी अब आप देख सकते हो यहां पर मैं उपरयुक्त में से एक से अधिक नहीं दिया है इस पर्टिकुलर जो है पीवाईक्यू के अंदर में। ओके, अब आपका आंसर क्या होगा? अब आप देखिए यहां पर मैं इसका आंसर करेंगे और मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप लोगों को बताना है। यहां पर मैं कोशिश करिए कि उड़ीसा, ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, आपको बताना है इनका क्रम कौन सा है, सही वाला क्रम कौन सा है, इन तीनों को मिलाकर जो है कितना परसेंट जो है वो तीनों के तीनों कंट्रीब्यूट करते हैं। ये आप लोग मेरे को इसके बाद में जो सेशन है आपका उसके अंदर में मैं डाइवर्ट कर रहा हूं, उसके अंदर में आप लोग मेरे को बताएंगे, जिसमें मैं आप लोगों को पूरे के पूरे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं सभी लोगों के लिए। तो वो आप लोग जरूर जो है फ्रेंड जल्दी से आ जाइए उस सेशन के ऊपर में। ठीक है, सभी के सभी बच्चे इसके बाद वाले सेशन के ऊपर में जल्दी आ जाइए। 30 सेकंड के अंदर में मैं आप लोगों का वहां पर मैं आ रहा हूं। ओके, चलिए तो आप लोग आ जाइए फ्रेंड्स वहां पर मैं आप लोगों के लिए आप लोगों का वेट कर रहा हूं। सभी लोग जल्दी से आके वहां पर मैं कमेंट के अंदर में आंसर कर देंगे।